बहुत दिन हो गए आपसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। सबसे पहले तो जो सर्विंग सोल्जर्स हैं और जो वेटरन्स हैं, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब देश की सेवा कर रहे हैं और कुछ आप में से ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से दूर रह के देश की सेवा करते हुए अब रिटायर होकर सेकेंड इनिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे या सेकेंड इनिंग स्टार्ट भी कर दी होगी। आप सबसे विशेष रूप से बात करनी है। कई वैकेंसीज़ आ गई हैं। एसबीआई की वैकेंसी आ गई है, हालांकि कम आई है। आईबीपीएस की भी वैकेंसी आ गई है। इसके अलावा यूपी में यूपी पेट की वैकेंसी आ गई है, जिसके थ्रू अगर आप फॉर्म भर के अच्छा परसेंटाइल ले आते हैं तो आप लेखपाल का एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी, इन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इन सब पे भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10+2 और आईबी के एसीआईओ, एसए, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम फौजी भाई टारगेट करते हैं। इनमें से जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, बीच में भी एनआईसीएल का निकले थे 500 वैकेंसी, उनमें बड़ी फास्ट सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बैंकिंग वाले ऑप्शन में चले जाएं। जब हम बैंकिंग को अपना कैरियर चुनते हैं तो जो उसके मेन एडवांटेजेस हम देखते हैं, एक तो पे प्रोटेक्शन का होता है और दूसरा जो सबसे अहम पहलू होता है वो हम देखते हैं कि हम अपने घर के पास हमेशा रहेंगे। और यही जो है बैंकिंग को एसएससी या आईबी से आगे हमारी प्रेफरेंस में रखती है। लेकिन इस बार जैसे लो वैकेंसीज़ का इशू आ रहा है, एसबीआई के केस में तो कई स्टेट्स में वैकेंसी नहीं निकली है और जिनमें निकली है उसमें कम वैकेंसी है। आईबीपीएस में ठीक ठाक वैकेंसी है, जैसे कि नॉर्मल ईयर्स में आती है। तो आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि अगर आपके स्टेट में वैकेंसी है और आप बैंकर बनना चाहते हैं, ईएसएम बैंकर, तो अच्छा मौका है। आप मेहनत करिए, प्रिपरेशन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो भी टॉपिक्स में आपको कमी दिख रही है, आपका टाइम एवरेज टाइम से ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत करिए। जीए को भी साथ साथ में लेके चलिए। लास्ट में अगर आप जीए पढ़ेंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगी और उससे कुछ निकाल नहीं पाएंगे आप। लेकिन अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं महाराष्ट्र से भर दूं या एमपी से भर दूं, मध्य प्रदेश से, तो कुछ पहलुओं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें से मुख्य पहलू है कि आप एयरफोर्स या नेवी या आर्मी छोड़ क्यों रहे हैं। इसीलिए ना कि आपको घर जाना है, अपने परिवार के साथ रहना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, एक जगह सेटल होना है। तो अगर आप कहीं महाराष्ट्र में भर देंगे फॉर्म या मध्य प्रदेश से फॉर्म भर देंगे और आपका स्टेट नहीं है, तो केवल 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें इंटर स्टेट या इंटर सर्कल ट्रांसफ़र बैंक्स में होता है। उसमें से एक होता है कंपैशनेट ग्राउंड और दूसरा होता है स्पाउस ग्राउंड, को लोकेशन पोस्टिंग मिल जाती है। उसके लिए भी मिनिमम सर्विस 5 ईयर्स चाहिए। तो जिस पर्पज़ से आपने आर्म फोर्सेस को छोड़ा है वो पर्पज़ डिफीट हो जाएगा और जो बैंकिंग का मेन एडवांटेज है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आपकी प्रेफरेंस बैंकिंग के कंपैरिजन में आईबीएसीआईओ और एसएससी सीजीएल हो जानी चाहिए। इन दोनों में ही आपको कभी ना कभी अपने घर में आने का मौका ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन बैंक्स में आपको आने को मौका मिलना बड़ा टफ हो जाएगा। तो जिन स्टेट्स में वैकेंसी नहीं है, बहुत कम है, जो लोग दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, एक बार इस पहलू पे विचार कर लीजिएगा कि आप अपने स्टेट में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्पाउस वाला ग्राउंड बहुत कम लोगों का होगा और कंपैशनेट ग्राउंड भी सबके बन नहीं पाते हैं। तो आप एसएससी और आईबी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। स्टेट के एग्ज़ाम्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में तो रिजर्वेशन है ही एक्स सर्विसमैन का, तो आप उसका भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
जहाँ पे भी आपको वैकेंसी दिखती है कि स्टेट में निकल रही है, वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी आपको अपने स्टेट में रहने के लिए अवसर प्रदान करेगी। दूसरा है, अब एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे हैं, अब प्रिपरेशन की बारी आ रही है। तो बच्चे वो आगे रहेंगे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन की है, चाहे वो स्टूडेंट की बात हो या एक सर्विसमैन की, एक जैसा ही होता है। जिसने जितने लंबे समय से प्रिपरेशन कर रखी है, जितना ज़्यादा मेहनत की है, जितना ज़्यादा अपने आप को घिसा है, उसमें उतनी चमक आएगी, वो आगे रहेगा। वैकेंसी कम आएंगी तो है ही। आपको कितनी सीट चाहिए? क्या आप कभी 2 सीट ले सकते हैं? विचार करिए, आपको केवल 1 सीट ही लेनी है। और ज़िंदगी में कितनी बार लेनी है? एक बार तो आपने आर्म फोर्सेस को सर्व कर लिया है, अब केवल एक बार ही और सर्व करना है। तो एक ही वैकेंसी को आपको चाहिए, एक बार जीवन में चाहिए। और तो बस आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि अगर कम वैकेंसी भी हैं तो भी आपसे ज़्यादा कोई आगे ना बढ़ पाए। इसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स में फ़ोकस करना होगा। अगर हम SBI और IBPS की बात करें तो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स यानी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA। चारों पे आप फोकस रखिए। किसी सब्जेक्ट को कमज़ोर समझ के पीछे ना हो जाइए उसमें, क्योंकि IBPS में तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं। SBI में जो भी आपका कंपटीशन होगा वो प्री लेवल पे ही होगा। वैकेंसी कम है तो प्री में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन मेंस में यकीन मानिए आज तक यूपी के केस में तो कभी 60 के ऊपर कट ऑफ गया ही नहीं है। इसका मतलब उसमें आपके कंपटीशन किसी और से नहीं करने हैं, आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना है कि मुझे 60 नंबर लाने हैं। और जो SBI की सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप 4 में से 3 सब्जेक्ट में भी अगर अच्छे हैं तो आप 60 निकाल ले जाएंगे, और अगर आप चारों में अच्छे हैं तो फिर तो पूछना ही क्या है। पेपर टफ आएगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है, मॉक्स दिए हैं, तो जो आपका 10-20 मॉक आपने दिए हैं उनका एवरेज स्कोर है, वही आपका एक्चुअल एग्ज़ाम में भी आपको स्कोर नज़र आएगा। मॉक ज़रूर देना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दीजिए, और ये मत सोचिए कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। महीने 2 महीने जो मैक्सिमम 50 दिन आपको मिलेगा, तो उसमें मेंस की तैयारी हो नहीं पाएगी। तो साथ साथ में लेके चलिए, हर दिन बारी बारी से। एक दिन SBI का मॉक दीजिए, एक दिन IBPS का मॉक दीजिए। ऐसे अल्टरनेट डे में आप प्रीलिम्स के मॉक देते रहिए, और वीकेंड में जिस दिन आपको छुट्टी मिल रही है उस दिन आप समय निकालिए और एक मेंस का मॉक दीजिए। GA की अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। अदरवाइज़ जो मंथली वीडियोस, जैसे GA बाई पीयूष सर जो हैं वो मंथली लिस्ट लेके आते हैं टॉप 200 वाली, तो 200 वाली से आप अपना रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए जनवरी से लेके। और शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो वीकली वे लेके आते हैं। हर वीक के 4-5 लेक्चर जो हैं आपके, अगर आप पर डे 1 लेक्चर वीकली का करते हैं तो आप खुद समझ लीजिए 4 दिन में आपका 1 महीना 4-5 दिन में पूरा हो जा रहा है। 1 महीने के अंदर आपका जनवरी से अगस्त तक का रिवीजन हो जाएगा। फिर अगले महीने फिर से उसको रिवाइज़ करिए जनवरी से, और फिर एक बार मेंस एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन हो चुका होगा। 3 महीने अभी आपके पास टाइम है मेंस के लिए। 3 बार रिवीजन अगर हो गया आपका, तो यकीन मानिए कि आप GA से भी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 20+ तो एवरेज आप नंबर ले ही आएंगे GA से। हाँ, अगर आप डेली क्लास के साथ साथ रिवीजन पे जोर देंगे तो 30+ भी नंबर आ जाएंगे आराम से आपके। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक के थ्रू देखना है कि हमारी कहाँ कहाँ भी कमज़ोरी रह गई है। वैसे तो आर्म फोर्सेस में हम लोग इंग्लिश का अच्छा खासा यूज़ करते हैं, और इंग्लिश से हमारा टच रहता है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश में आती नहीं है। कॉमन सेंस बहुत काम आता है इंग्लिश के पेपर में। आप उन ऑप्शंस को हटा दीजिए जो आपको लगते हैं कि गलत है। इसके बाद जो बचे हुए हैं उनमें आपको डिसीजन मेकिंग कई बार करनी पड़ेगी कि चॉइस आपके पास 2 में से 1 को चुनने की होगी।
और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब आप, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जीए का हो, इंग्लिश का हो, बाकी दोनों के लिए मैं नहीं कहूँगा, इन दोनों सब्जेक्ट में लेकिन अगर आप 2 पे आ जा रहे हैं, 5 ऑप्शंस में से अगर आप 2 तक आ जा रहे हैं कि अब इन्हीं दोनों में से कोई है, तो आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर होने में भी बड़ी समस्या आएगी। लेकिन अंधा रिस्क नहीं लेना है कि सारे ऑप्शन में पता भी नहीं चल रहा है और लगाए भी पड़े हैं। इसका जो है धीरे धीरे आपको अंदाज़ा लग जाएगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें मेरी पकड़ है। इसमें अगर मैं 50-50 लाइफलाइन लेता हूँ तो मैं नंबर निकाल ले जाता हूँ। वहीं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मेरी कोई पकड़ ही नहीं है, तो मुझे उनमें रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है। 50 में 50 क्वेश्चन कोई करता नहीं है। 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट होता है करने का। अब उन 20-25 क्वेश्चंस में मेंस में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो क्वेश्चंस के सिलेक्शन की होती है। सही क्वेश्चन का चुनाव ही आपकी एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित करता है। तो मॉक्स में ही इस बात को इम्प्लीमेंटेशन में लाना शुरू कर दीजिए कि कहाँ पे चुनाव सही हो रहा है और किस मॉक में चुनाव गलत हो रहा है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स पे आपकी पकड़ है, उन्हीं को आप अटेम्प्ट करेंगे, लगातार अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, मॉक देने के बाद जो समय आप निकालेंगे एनालिसिस का, उसमें जो क्वेश्चंस आपने नहीं अटेम्प्ट किए उन सबको भी करना है। अगर केवल आपने मॉक दिया, एनालिसिस नहीं किया, जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको नहीं किया, तो वो जो टॉपिक्स रह जाएंगे, हो सकता है एक्चुअल एग्ज़ाम में उन्हीं के क्वेश्चन आसान आ जाएं और जिन पे आपकी पकड़ है उनके टफ़ क्वेश्चंस आ जाएं, तो उस केस में आप पीछे रह जाएंगे। हमें कोई रास्ता नहीं छोड़ना है जहाँ से हम पीछे रह जाएं। तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा कि जो वीकनेस है उनको वीक नहीं रहने देना है, उन पे भी काम करना है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उनसे ही हमें एग्ज़ाम में खेलना है। धीरे धीरे वीकनेस कम हो जाएंगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएंगी, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेंस के मॉक हर वीक आपको देने हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फुल फ्लेज मॉक दें। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो याद करते हैं और बताते हैं कि हमने सेक्शनल मॉक दिया था। देखिए, सेक्शनल मॉक आपको स्टार्टिंग में हेल्प कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप एक्चुअल एग्ज़ाम्स के हिसाब से काम नहीं करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर से वो जज्बा नहीं बनेगा, वो आदत नहीं बनेगी। 2 तरह की मेमोरी हमारी होती हैं, एक जो माइंड कंट्रोल करता है और एक जो मसल्स। जैसे जैसे मसल्स मेमोरी डेवलप होती है, हमें सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक काम हो जाता है। सामने कोई आया नहीं कि ब्रेक अपने आप दब जाता है, हम उसमें दिमाग थोड़ी लगाते हैं, क्योंकि मसल मेमोरी बन गई है। यही बात हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ध्यान रखनी है, और मसल मेमोरी बनाने के लिए हमें मॉक से प्रैक्टिस करते रहना है। अब बात आती है कि कैसी है लाइफ एयरफोर्स से आने के बाद। तो एयरफोर्स में हम थे, हमारा परिवार था और सर्विस थी, बस इसी पे ध्यान था। बाहर आने के बाद एक समाज से भी हम जुड़ जाते हैं, उसकी जिम्मेदारियां भी हमारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं, और परिवार को जितना समय एयरफोर्स में दे पाते थे शायद अब उतना नहीं दे पाते। नौकरी भी अलग तरह से है। वहाँ पे सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाती थी, 2:30 बजे ब्रेक हो जाता था, घर आ जाते थे, फिर 3:30 बजे चले जाते थे, फिर 6:30-7 बजे तक लौट आते थे। नाइट फ्लाइंग होती थी तो रात में भी चले जाते थे। गार्ड ड्यूटी होती थी तो 24 घंटे के लिए चले जाते थे। टीडी होती थी तो महीने के लिए, 15 दिन के लिए चले जाते थे, अलग अलग समय में। कभी अर्ली पार्टी जाते थे, कभी नाइट फ्लाइंग जाते थे। इसलिए एक शेड्यूल्ड लाइफ नहीं थी। यहाँ हमेशा एक टाइम पे आपको ऑफिस पहुँचना है और लगभग एक समय में ही आप वहाँ से छूट जाते हैं। एक शेड्यूल्ड है लाइफ। छुट्टी वाले दिन छुट्टी है, ऑफिस से आने के बाद कोई पूछता नहीं है कि अभी आधे घंटे में आ जाओ, कोई स्नैग आ गया है कि कोई कमिटमेंट आ गया है।
इन सब में अब बड़ा सुकून महसूस होता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई टारगेट नहीं थे। बैंकिंग की दुनिया में कुछ टारगेट्स भी होते हैं, हालांकि टारगेट्स तो अचीव हो जाते हैं सबसे, लेकिन यहाँ के टारगेट थोड़े अलग हैं। तो कोई नहीं कहता कि आपको सारे अचीव करने हैं। फ़ौज में तो टारगेट अचीव करना 100% कंपलसरी है, यहाँ पे बिना अचीव किए भी सब काम चल जाते हैं। तो सिविल की लाइफ अलग तरह की है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं और करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे मैं अभी गांव में पोस्टिंग हूँ, वहाँ पे जाके बुद्ध भगवान की याद आती है। जो गौतम बुद्ध थे, जब वो राजधानी में थे, उन्होंने कोई गरीब नहीं देखा, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा। अचानक से उनके सामने जब वो महल से निकल के बाहर आते हैं तो ये सब दिखते हैं उनको, तब उनके अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। उन्हें दिखता है कि हमारे पास जो है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा नहीं है। एयरफोर्स में भी जब हम होते हैं, आर्म फोर्सेस में होते हैं, तो एक कैंपस में रहते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं लगभग, सबकी एक जैसी सैलरी होती है, एक जैसी फैमिली होती है, एक जैसे माहौल में रहते हैं। लेकिन बाहर जैसे गाँव के माहौल में जाके दिखता है कि कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन के ही आश्रित हैं। हमेशा बैंक में आके पूछते हैं हमारी पेंशन आ गई क्या, उसी से उनका गुजारा बस चल रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके सेविंग अकाउंट में ही लाखों रुपए पड़े हुए हैं, उनसे बोलो कि आप एफडी करा लीजिए तो बोलते नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी विविधता देखने को बाहर आके ही मिलती है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आर्म फोर्सेस में, उनको भी शुभकामनाएं हैं, और जो एक बार फिर से बाहर आके नया कुछ करना चाहते हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी सेकंड इनिंग जल्दी सेटल हो जाएंगे। अच्छे से आप जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। जो भी प्रायोरिटीज़ लेके आप आ रहे हैं आर्म फोर्सेस से बाहर, उन प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लीजिए कि आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस अच्छी है, आईबी अच्छी है, एसएससी अच्छी है, या फिर आपके लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा है। अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रख के निर्णय लेंगे तो आप खुश रहेंगे, और आपकी खुशी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। नमस्ते।